गए। सावरकर जी ने बिल्कुल स्मार्टली ड्रेसअप होते थे, बिल्कुल उनकी तरह थे, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते थे, उनके अंग्रेज़ मित्र बहुत थे। ये दो अलग टॉपिक हैं। संस्कृति हमारे दिल में होती है और सभ्यता जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की। सो एज लॉन्ग एज योर संस्कृति इज़ इन योर हार्ट्स, योर सभ्यता इज़ इन योर हैंड्स। पहले अंग्रेज़ों ने उनको दबा के रखा और फिर जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो हिंदुस्तानी हुकूमतें आई उनको दबाने की कोशिश की गई। तो हिंदुत्व राजनीतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है। जब वो छूटेंगे तो किसी राजनीतिक, धार्मिक और क्रांतिकारी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। को जब वहाँ अरेस्ट किया गया तो पूरे विश्व में, पूरे देश में ये हो गया कि गांधी जी को हिंदू ने मारा है। आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया पर मरा कोई नहीं। सावरकर जी ने ही अपने प्राण त्यागे। 17 साल की उम्र से उन पे ब्रिटिश ने CID लगाई थी और उनके ऊपर दूसरी जो लालचना लगती है कि माफ़ी वीर, ये वो जो लोग बोलते हैं, तो भैया अगर उन्होंने माफ़ी मांगी थी तो उनको 27 साल क्यों कैप्टिविटी में रखा, माफ़ क्यों नहीं कर दिया? नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अनुज भारद्वाज है और आप सबका स्वागत है AKTK के पॉडकास्ट चैनल पर। और आज जो है हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करने वाले हैं जिन्हें हम जो है बड़े भाई साहब की तरह बोलते हैं अपने क्षेत्र में। तो रणदीप हुड्डा जी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। रणदीप जी, स्वागत है आपका। इनकी फ़िल्म आ रही है स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के जीवन पर वो फिल्म जो है वो पूर्णतः आधारित है। हम फिल्म पर भी बात करेंगे, पर मैं पहले आपसे एक बेसिक सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके शुरुआती जीवन के बारे में। जी। मैंने जब इस पूरे व्याख्यान के बारे में, इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो उस समय मैंने पढ़ा कि आपका जो शुरुआती जीवन था उसमें आपका जो पालन पोषण है आपकी दादी ने किया, नानी ने राइट। तो फिर होम टाउन अभी भी जाना होता है आपका रोहतक में? हाँ, जाना होता है, पर रोहतक ना रहा। अच्छा। सब बदल गया है, नए नए रोड बन गई हैं, नए नए रास्ते बन गए हैं। जहाँ मेरा नानी का मकान होता था उसको तोड़ के वहाँ पे अभी एक बिल्डिंग बन गई है। तो मैं गया था कुछ साल पहले वहाँ पे, उसके बाद मेरा इतना दिल टूट गया, मैं अपना रोहतक के उस एरिया में तो नहीं गया। पर मेरे चाचा वहाँ रहते हैं, एक चाचा गांव में रहते हैं, तो उनसे मिलना जुलना होता रहता है। जब तक दादी थी तब तक तो बहुत ज़्यादा आना जाना होता था, और फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर मैं इस मूवी में व्यस्त हो गया, तो इतना जाना जाना नहीं है। हालांकि अपने चाचा वाचा के बच्चों, मेरे भाई बहनों की शादी वादी में मैं जाता रहता हूँ। जहाँ पे जाना वो भी दुर्भर हो गया है, क्योंकि मैं ना उनसे बात कर पाता हूँ, ना उनके साथ बैठ पाता हूँ, ना उनके उसमें शरीक हो पाता हूँ, क्योंकि वहाँ जाते ही फ़ोटो होके एक कमोडिटी की तरह आपको वो कर लिया जाता है। पर वो प्रेम भी है। पर मैं ज़्यादा जाना चाहूँगा, अभी मैं इस पिक्चर से थोड़ा फ्री होऊंगा तो मैं गांव में जाना चाहूँगा, और अपनी बीवी को भी हरियाणा जो मैंने देखा था वो दिखाना चाहूँगा। ग्रेट। सो आपकी जो आरंभिक पढ़ाई बताई जाती है राई से, राइट? जी, स्पोर्ट्स स्कूल राई। हाँ, तो आप उसमें, मैंने पढ़ा आप स्विमिंग के बारे में, स्विमिंग में नेशनल आपने? नहीं, स्विमिंग में मेरे कुछ मैं नहीं कर पाया। मुझे हमेशा ब्रोंकाइटिस रहता था, तो मैं स्विमिंग में बहुत दुखी हुआ था। उसके बाद मैंने और एक दो स्पोर्ट ट्राई किए। फिर घुड़सवारी में मैंने फिर राष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन में स्कूल के टाइम भी भाग लिया, और अब भी मैं 2 साल पहले तक मैं नेशनल्स में मेडल शो जंपिंग में मारता रहता था। तो इसमें पॉइंट फिर ये भी आ जाता है कि आपके जो माता पिता हैं, मम्मी फादर हैं, वो तो डॉक्टर हैं, बहन भी डॉक्टर है। जी। भाई आपके शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हाँ, वो सिंगापुर में रहते हैं। जी। सो जो बैकग्राउंड पूरे परिवार का एकदम पढ़ाई से रिलेटेड था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खेल में थे, खेल छोड़कर आप थिएटर में, आपका फिर इंटरेस्ट कैसे? मेरा थिएटर में इंटरेस्ट भी स्कूल में ही बना था। हमारे बहुत अच्छा एक ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट था, ओपन एयर थिएटर था,
ऑडिटोरियम था। हमारे एक इंग्लिश टीचर होते थे, हमें हाल ही में उनका देहांत हुआ, हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो बिना तनख्वाह के काम करते थे। तो उन्होंने बहुत हमारे प्लेज व्लेज कराए स्कूल में, जिससे एक कल्चर बना प्लेज का, और वहाँ पे मैं प्लेज में एक्टिंग भी करता था। इनफैक्ट मेरे को एक्टिंग की प्रेरणा पहले मेरी बहन से आई थी। अच्छा। वो उसने एक जो जोश करके पिक्चर बनी थी, जोश, हाँ, राइट, उसका इंग्लिश का प्ले है एक वेस्ट साइड स्टोरी, उसमें ऐश्वर्या राय का रोल उसने किया था। उसमें मैं भी था, मैं और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है पुनिया। तो हम लोग पीछे रेड और ब्लूज़ के बीच में लड़ाई होती थी, तो एक बॉक्सिंग मैच होता था जिसमें एक दूसरे का मुंह तोड़ देते थे कितना सीरियसली करते थे वो। तो मेरी बहन को उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का वो मिल गया पूरे स्कूल के सामने, और सब ताली बजा रहे हैं, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं अच्छा ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बहन से राइवलरी से हाँ, शुरू बहन से राजे। और इत्तेफाक से इस पिक्चर से मेरी बहन का फिल्म में डेब्यू है, मैडम कामा का रोल कर रही हैं वो। तो मैं तो उनको कास्ट नहीं करना चाहता था कि मैं कह यार क्या नेपोटिज्म, मैं क्या सेट पे क्या होगा, मैं खुद पहला डायरेक्टर हूँ, पहली बार ही डायरेक्शन कर रहा हूँ। तो पर फिर उन्होंने मेरे कास्टिंग डायरेक्टर से, वो कहीं पार्टी पे मिली होंगी, तो उसके फ़ोन आने लगे, नहीं दीदी को लो, दीदी को लो, दीदी को लो। फिर मैं कहा भाई स्क्रीन टेस्ट कर इसका। फिर उसका स्क्रीन टेस्ट किया, उसने अच्छा किया। फिर मैं उसको बोला कि देख सेट पे तू बड़ी बहन नहीं है, मैं डायरेक्टर हूँ, वहाँ पे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी वहाँ पे सीधा रहना है। तो उसने बहुत अच्छा काम किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। तो वहाँ से मेरे थिएटर की शुरुआत हो गई थी, और फिर मैंने काफ़ी साल कुछ नहीं किया। और फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी नाइडा नाम का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, उसके लिए मैंने तैयारी की। वहाँ पे मैं तीसरे चयन तक पहुँच गया था। अच्छा। पर फिर उसके आगे मैंने तीसरे की प्रैक्टिस ही नहीं की थी, मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा होएगा, तीसरे तक नंबर आएगा। तो उन्होंने मुझे बोला था कि टैलेंट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, हार्ड वर्क विंस, तो आप जाओ यहाँ से। तो शायद वो बात मेरे जहन में रह गई और मैं वो किए जा रहा हूँ। तो ये आपने ना एक कभी ऑस्ट्रेलिया की बात की है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने आई थिंक काफ़ी 3 साल बिताए हैं, शायद 6 साल, राइट। वहाँ पे आपने काम भी किया वहाँ पे। तो एक आर्टिकल आता है आपका, ये 2012 के करीब, 2009 में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है एशियन कॉरेस्पॉन्डेंट में। उसमें आप लिखते हैं रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया। ये आपका क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पर ऐसा? बिकॉज क्या है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं सावरकर जी की, तो उनके लिखे शब्दों में वो कास्ट के अगेंस्ट थे, वो रेसिज्म के अगेंस्ट थे, वो सारी चीज़ें आती हैं। मैं इसी कारण से इस प्रश्न को लाना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म फेस की थी मैंने, ऐसी बात नहीं है, पर इतने लेवल पे नहीं की, क्योंकि मैं उनके अंदर घुल मिल जाता था। मेरे बहुत दोस्त ऑस्ट्रेलियन थे, फिजियन थे, माओरीज थे, एबोरिजिनीज दोस्त थे मेरे, फिर ग्रीक्स दोस्त थे, और वहाँ के जो कोकेशियन ऑस्ट्रेलियन दोस्त थे, उनकी फैमिलीज़ में मेरा आना जाना था, खाना पीना, गर्लफ्रेंड होती थी, ये वो। तो मैं काफ़ी घुल मिल गया था, तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी। उस आर्टिकल में मैंने ये कहा था कि लोग जब वहाँ जाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, वो एक तो इंडियन खाना बनाते हैं, इंडियन म्यूज़िक पे नाचते हैं, और इंक्लूड नहीं करते हैं दूसरों को। मेरी हर एक उसमें दूसरे लोग बहुत होते थे, कभी कुछ गेट टुगेदर हुआ, ये हुआ, तो मैं सबको इंक्लूड करता था। तो उसके अंदर ये था कि अगर आप अपने उसमें ही लगे रहोगे, तो आप एक तो इतने दूसरे देश में गए हैं, तो वहाँ का भी आपको सीखना चाहिए, रहन सहन बिल्कुल वहाँ पे घुलना मिलना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल ही अलग उसमें रहेंगे, घुलेंगे मिलेंगे परिवेश, हाँ, तो वहाँ पे फिर रेसिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। सावरकर जी भी ऐसे ही थे। सावरकर जी लंदन गए, सावरकर जी ने बिल्कुल स्मार्टली ड्रेसअप होते थे, बिल्कुल उनकी तरह थे, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते थे, उनके अंग्रेज़ मित्र बहुत थे, आयरिश मित्र बहुत थे। और वो कहते थे कि संस्कृति और सभ्यता ये दो अलग टॉपिक हैं। संस्कृति हमारे दिल में होती है, और सभ्यता जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की। सो एज लॉन्ग एज योर संस्कृति इज़ इन योर हार्ट्स, योर सभ्यता इज़ इन योर हैंड्स। तो ये उनका मानना था। हाँ। तो चलिए अब हम फिल्म के बारे में बात करना शुरू करते हैं। फिल्म आई थिंक नेक्स्ट वीक रिलीज़ हो रही है। अभी मेरा इसमें पहला पॉइंट ये आ जाएगा, जैसे ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई। कुछ लोगों ने, जैसे अभी पिछले पॉडकास्ट में भी एक विषय आया था कि कुछ लोगों ने इसको अवांछनीय तरीके से इस पर टिप्पणियाँ की हैं। जी जी।
बिना बात के कंट्रोवर्सी को बढ़ावा दिया जा रहा है जी। और ये अपेक्षित भी था, बिकॉज सावरकर के ऊपर मुझे नहीं लगता कि गांधी जी के ऊपर भी उतनी पॉलिटिक्स होती है इस देश में जितनी सावरकर जी के ऊपर सावरकर जी आज की दुनिया में, आज के हमारे देश में सावरकर जी का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। एंड व्हाई डू यू थिंक कि सावरकर जी जो हैं वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं? अपने अध्ययन में आपने क्या पाया, किस कारण से कंट्रोवर्शियल? देखिए, एक तो वो बहुत ही आधुनिक सोच के इंसान थे। उनको दोनों पक्ष से उनकी सोच, वो अपनी सोचते थे, वो किसी पक्ष की नहीं सोचते थे, और वो अपनी देश को धर्म से ऊपर रखते थे। और इसीलिए उन्होंने अपनी एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बनाई थी, जो कि आज की जो रूलिंग पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी भी है। तो जब उनको गाली देनी होती है तो सावरकर, फादर ऑफ हिंदुत्व, उनको गाली देना उनको आवश्यक हो जाता है। और उन्होंने उनके ऊपर ये लालछनाएं, पहले अंग्रेज़ों ने उनको दबा के रखा, और फिर जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो हिंदुस्तानी हुकूमतें आई उनको दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंसर और इंटेलिजेंट आदमी है। इनको बात कन्विंस कराना, अपनी किसी को बात बताना, वो ऐसे ढंग से बताते थे कि दूसरा आदमी कन्विंस हो जाता था। तो ये ज़ाहिर है, ये उनके ऊपर तब से लगने लगा जब वो उनके लाइफ में भी फेजेस थे। एक था जब वो हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं मानते थे, सब बोलते थे सब देश में है। वो एक्चुअली बहादुर शाह जफ़र की बहुत कोट करते थे, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उन्होंने सारी, और बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। तो उनके ऊपर एक, फिर जब नरम दल और गरम दल जो थे कांग्रेस में थे, और सशस्त्र क्रांति वाले थे, सशस्त्र क्रांति वालों के अगेंस्ट ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी एज ए लिएजॉन बॉडी बाय A.O. ह्यूम करके एक इंसान होते थे, अंग्रेज होते थे, ताकि उसमें प्रस्ताव और बातचीत में बातें हल हों, ना कि बगावत हो जाए या सशस्त्र लोग शस्त्र उठा लें, क्योंकि अंग्रेज थे तो मुट्ठी भर ही। तो सावरकर जी ये मानते थे कि मुट्ठी भर अंग्रेजों को तो मार मार के भगा देंगे। तो उनके ऊपर जब उनको काला पानी भेजा गया, और तिलक जी जो थे क्योंकि उन्हें खुदीराम बोस की बड़ाई कर दी एक सेनानी के तौर पे, तो उनको मैंडले भेज दिया 7 साल के लिए बर्मा में। तो जो भी शस्त्र उठाता था उनको वहाँ से दूर कर देते थे। फिर 1920 में जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, जिसका असली मतलब है कैलिफेट, जो ऑटोमन एम्पायर के कैलिफ जो थे, उसके जो कैलिफ थे, उनकी पावर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अंग्रेज़ों ने कम कर दी थी। तो दुनिया में कहीं का भी कोई भी इंसान ने बात नहीं की, किसी मुस्लिम कंट्री ने भी उसको अपोज नहीं किया। राय बरेली के 2 भाई थे, अली भाई, उन्होंने उसको अपोज किया कि अगर आप उनकी पावर नहीं वापस करोगे तो हम काम करना बंद कर देंगे। और मोहम्मडन्स बहुत ज़्यादा होते थे सिविल सर्विसेज में उस टाइम। तो अभी गांधी जी उनको कांग्रेस में मिलाना चाहते थे, और मुसलमान ये सोचते थे, कुछ लीडर सोचते थे, सभी नहीं सोचते थे, कुछ लीडर सोचते थे कि जब अंग्रेज़ आए थे तो सल्तनत थी, अंग्रेज़ जाएं तो सल्तनत हो। तो गांधी जी कैलिफेट मूवमेंट को खिलाफत का नाम देके उसके जब प्रेसिडेंट बने, और उसकी वजह से जो मालाबार में, मोपला में जो वायलेंस हुआ उसका खंडन नहीं किया गया। फिर मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट दे दी गई, उनको जितनी उनकी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से ज़्यादा उनको सीट दे दी गई प्रोविजनल गवर्नमेंट में। तो वहाँ से सावरकर जी की सोच बदल गई। ये हम बात कर रहे हैं अराउंड 1920s की। और उनके साथ जेल में पठान वार्डर जो थे, जो अंग्रेज़ों ने जानबूझकर उनसे बहुत ज़्यादती की, उन्होंने उन पे ही नहीं सब पे, एक रोटी के लिए धर्म परिवर्तन, कोल्हू की मार से बचने के लिए धर्म परिवर्तन, तो ऐसे वो लोग करते थे। तो सावरकर जी का जो एक वो था, वो बदलने लगा कि ये तो पक्षपात हो रहा है। उस पक्षपात के सामने एक और चीज़ आई थी कि जब ये टर्की के मुस्लिम्स के साथ इंडियन के मुस्लिम्स की वो होने लगी, और अब आमिर ऑफ अफगानिस्तान को टेलीग्राम गया, कम इन्वेड कंट्री, ब्रिटिश वीक, मेक इट अ सल्तनत, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का डर बनने लगा। अभी वहाँ पे जो अंग्रेज़ी फ़ौज थी उसके अंदर मोस्टली लोग मोहम्मडन्स थे, तो उनको वो ये सोचते थे कि अगर धर्म के नाम पे हमला हुआ तो क्या ये धर्म के लिए लड़ेंगे या देश के लिए लड़ेंगे। वहाँ से उनको इस बात का डाउट होने लगा।
तो उन्होंने जब इस खिलाफत के ऑपोजिंग में एक यूनाइटिंग एक वो लिखी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसका नाम उन्होंने दिया हिंदुत्व। तो हिंदुत्व राजनीतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है। अब ये हिंदू जो उन्होंने बोला कि हिंदू, अरे नहीं मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी बात समझो, हिंदू कौन है? हिंदू जो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस भारत विशाल भूमि को अपनी पितृभूमि, अपने पूर्वजों की ज़मीन मानता है, मातृभूमि या यहाँ की वेशभूषा, खान पान को, त्योहारों को अपना मानता है, वो हिंदू है जी। और चूंकि ये हमला के चांसेस हो रहे थे, उन्होंने उसमें लास्ट क्लॉज डाला जिसकी वजह से उनको अनइन्फॉर्म्ड उससे उनको देखने लगे कि ये आपकी पुण्य भूमि भी होगी। पुण्य भूमि, कर्म भूमि एक होती है। उनसे इसका मतलब ये था कि अगर देश और धर्म के बीच में बात आई तो धर्म नीचे, देश ऊपर होना चाहिए। इस बात की एक कटाक्ष लोगों में एक है, उन्हें पूरा सर्कमस्टेंस आज की उसमें तोलते हैं उनको। उस टाइम सिचुएशन अलग थी, उस टाइम उनका हिंदुत्व अलग था। उसके बाद जब वो बाहर आए तो काला पानी से छूटे तो 3 साल उनको मेन लैंड पे रखा गया, और जब वहाँ से छोड़ा उनको, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, सबको छोड़ दिया था, उनको नहीं छोड़ा। उनकी 5 साल की कंडीशन लगा दी कि अगर वो बाहर आए, जब वो छूटेंगे तो किसी राजनीतिक, धार्मिक और क्रांतिकारी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने फिर भी कोशिश की, लेख वेख लिखे, छुप छुप के प्रिंटिंग कराई, ये कराई। फिर उनकी 5 साल की सज़ा बढ़ गई। फिर उन्होंने भगत सिंह की जब हैंगिंग हुई तो उन्होंने काला झंडा लहरा दिया अपने घर के सामने, उसके लिए 6 साल की सज़ा और बढ़ गई। तो उन पर इतनी कड़ी नज़र रहती थी कि वो कुछ कर नहीं पाए। पर उन्होंने समाज कल्याण के काम किया। उस वक्त पतित पावन मंदिर बनाया जो सबके लिए था, इसमें कास्ट नो कास्ट, ठीक है। अंतरजातीय विवाह में विश्वास रखते थे कि 4 पुश्तों में लोग भूल जाएंगे कौन कौन जात का है और एक होकर सिर्फ हिंदू रह जाएंगे। तो उन्होंने हिंदू का जो डेफिनेशन दिया था वो डेफिनेशन ज्योग्राफिकल, वो डेफिनेशन पॉलिटिकल था, वो डेफिनेशन सिविलाइजेशन के ऊपर था। तो वो चीज़ों से लोग कुछ उसको मानते थे, कुछ उसको नहीं मानते थे। तो वहाँ से उनका विरोध शुरू हुआ, कंट्रोवर्सीज जो। हाँ, और फिर जब विभाजन हुआ, हमारे देश का बंटवारा जब हुआ, तो मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान, यहाँ पे रह गए हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब बापूजी की हत्या हुई तो उसके अंदर पहला ये आया था कि सावरकर जी को आप जुडिशियल प्रूफ के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते जी। फिर मीटिंग हुई एक पार्टी की, उसके बाद ये आया कि जुडिशियल प्रूफ ना हो तब भी इनकी हिस्ट्री और इनकी आइडियोलॉजी कहती है कि ये इसमें शामिल हो सकते हैं। उनको जब वहाँ अरेस्ट किया गया तो पूरे विश्व में, पूरे देश में ये हो गया कि गांधी जी को हिंदू ने मारा है। उससे बाय मीडिया का क्या होता है आप जानते हैं जी। तो उससे फिर क्या हुआ कि हिंदू एकता उससे टूट गई। कुछ शर्म के मारे दूर हो गए, कुछ गिल्ट के मारे दूर हो गए। हिंदू महासभा को विलन बना दिया गया, और 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलमोस्ट अनअपोज्ड जीत गई जी। वहाँ से लाखों हिंदू रेफ्यूजी आए थे। उन्होंने बंटवारे के, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दौरान जो बंटवारा हुआ था वो सब जानते थे, हवा घूम रही थी, पर इस एक उससे उनको वो कर दिया। और ये उन पे ऊपर लालचना लगा कि उसके बाद उनका जीवन बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लोग मिलना बंद कर दिए थे और वो बिल्कुल बरी हो गए थे कोर्ट से। पर वो क्वेश्चन मार्क ऐसा लगा दिया उन्होंने, उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था कि फैक्ट्स सट गए, तो उससे फिर प्रॉब्लम। जब वो मरे, अब ये बात भी मजाकिया बात है, आयरॉनिक बात है, मजाकिया नहीं, कि जो हिंसावादी थे, अहिंसावादी थे, वो गोली से मरे गांधी, और जो हिंसावादी थे उन्होंने आमरण अनशन किया, समाधि ली। आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया पर मरा कोई नहीं। सावरकर जी ने ही अपने प्राण त्यागे। उनके मरने के बाद बहुत लोग जो छुप के उनको एडमायर करते थे वो फिर से बाहर आए। ये देख के उन पे कपूर कमीशन बिठाई गई कि तलवार अभी भी इनके ऊपर है। वो कोई जुडिशियल कमीशन नहीं थी, बस उनके नाम पे लालचना लगाने की थी। और आज देश में आप देख रहे हो उनकी रेलेवेंस, उनकी आइडियोलॉजी की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। हाँ, क्योंकि
ना रोक सकता गोरा, ना रोक सकता काला पानी, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए, अभी आपने ये परिवर्तन की बात की कि देखिए हर इंसान में, हर मनुष्य में परिवर्तन आता है। हर 5 साल में आप जितना इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब करते जाते हो उसी के अनुसार आपके विचार जो हैं वो आपके अपडेट होते हैं। आपकी परिस्थिति, काल देश परिस्थिति के अनुसार भी चीज़ें चेंज होती हैं, राइट? जी जी। सो अभी इसमें हम 1920 के अराउंड का जो समय था उसकी बात कर रहे थे कि उनका कुछ विचार चेंज हुआ। सावरकर जी ने, मेरा ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होगा बिकॉज इसमें मैं एक 1857 का जिक्र करना चाहता हूँ। जी जी जी। 1857 की पूरी घटनाओं पे सावरकर जी ने एक ऐसी पुस्तक लिखी, मैंने वो पर्सनली पढ़ी है वो पुस्तक, अराउंड 8-10 साल पहले मैंने पढ़ी थी वो। उस पूरी पुस्तक को उन्होंने एक बहुत ही, अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई भी उसको इतिहास के रूप में लिख रहा होता है तो नॉर्मल भाषा का प्रयोग करता है। उसमें उन्होंने पैट्रियोटिक शब्दों का प्रयोग किया है, एक दूसरे से जुड़ाव का प्रयोग किया है, एट टाइम्स जिंगोइज्म भी हम बोल सकते हैं। तो जिसको अब आप इस आयरनी को एक पर समझने का प्रयास करिए कि 1857 की जो घटनाएं थी उसके उपरांत भी सल्तनत का राज आने वाला था। बहादुर शाह जफर जो थे वो पूरे भारत पर राज करने वाले थे। इवन जो कानपुर हो गया, झांसी हो गया, इधर नारे भी ये लगते थे, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, और राज फलां फलां का, हुक्म फलां फलां का, जो भी वहाँ का राजा हो। तो सेम व्यक्ति 1920 के अराउंड जो खिलाफत आ रही थी उस समय इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अगेंस्ट कैसे हो गया कि सल्तनत का राज नहीं आना चाहिए। क्या आप इसको एक, मैं बिकॉज मेरा सावरकर जी पे उतना अध्ययन नहीं है तो मैं उस विषय में जानना चाहता हूँ कि क्या वो बदलाव एक ह्यूमन में कैसे आया? वही मैंने पहले आपको बताया कि जब घटनाएं ऐसी थी या फिर जब वो काला पानी गए तो वहाँ पठान वार्डर होते थे जी, जो बहुत ही गंदे तरीके से हिंदू प्रिजनर्स को ट्रीट करते थे। रोटी के लिए धर्म परिवर्तन कर देते थे, कोलू की मार के बचने की वजह से मांस वास खिला देते थे ज़बरदस्ती। और तो इस तरह के वहाँ पे जब घटनाएं हुई और एक डिस्क्रिमिनेशन उनको दिखने लगा मुस्लिम्स में और हिंदूज़ में, तो उनकी सोच वहाँ से बदली थी। उनकी जो 1857 की किताब है, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी कि उन्होंने एक सिपाही म्यूटनी को एक स्वतंत्रता वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का उसको जो दिया, वो किताब फिर सभी क्रांतिकारियों ने पढ़ी और उससे इन्फ्लुएंस हो गए। जैसा कि आपने कहा, उसने शब्द ऐसे यूज़ किए। तो वो जो उन्होंने किया था वो मैंने जब स्कूल में किताब पढ़ी, हिस्ट्री जब हमारे 8th में आती थी, कब आती थी, राइट, उसमें 1857 सिपाही म्यूटनी ही थी जी। ऐसा क्यों था भाई? और अगर और उनके ऊपर दूसरी जो लालचना लगती है कि माफ़ी वीर, ये वो जो लोग बोलते हैं, तो भैया अगर उन्होंने माफ़ी मांगी थी तो उनको 27 साल क्यों कैप्टिविटी में रखा? माफ़ क्यों नहीं कर दिया? ये बात कोई नहीं देखता है। सिर्फ एक उसमें की मर्सी पिटीशन लिखी थी, वो बेल याचिकाएं थी जी। सो अभी आपने जैसे माफ़ी वीर शब्द का यूज़ किया है, मैं गांधी जी को यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। गांधी जी जॉन्सबर्ग में थे 2010 में, और एक उन्होंने लेटर लिखा है 2020 में। दोनों लेटर्स में उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं, आई हैड द ऑनर टू रिमेन योर एक्सेलेंसी योर फेथफुल सर्वेंट, जो उसमें नीचे साइन जहाँ पर करते हैं। आई थिंक सावरकर जी का भी यही शब्द कोट करते हुए उन्हें माफ़ी वीर कहा जाता है। जी। तो बेसिकली यहाँ से तो ये प्रतीत होता है कि ये जैसे एक लेटर का फॉर्मेट होता है। जी, आपने अगर कभी किसी कोर्ट के साथ डील किया हो आज की तारीख में, उस वक्त की भूल जाओ, उसको भी ऑनरेबल कोर्ट, योर सिंसियरली, योर हम्बल सर्वेंट नहीं बोलते हैं आजकल क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं, पर उस वक्त ये एक फॉर्मेट होता था लिखने का, जो कि वकील थे, ये गांधी जी भी वकील थे, सावरकर जी वकील थे, तो ये वकील कोर्ट में ऐसे ही लिखा जाता था। तो इस लैंग्वेज को जब हमको स्कूल में पढ़ाते थे, तो जब लेटर एप्लीकेशन लिखना पढ़ाते थे, उसमें भी हम लिखते थे ना, सिंसियरली योर्स फॉर एवर, ये तो वही उसकी एक लैंग्वेज थी जिसको उन्होंने ऐसा बना लिया था। अब सावरकर जी उस वक्त क्या सोच रहे थे मेरे हिसाब से, कि 27 साल के लड़के को आपने 50 साल की कैद दे दी, 1960 में उसको छूटना है जी,
पढ़ा लिखा इन्फ्लुएंसर आदमी, लोगों को पढ़ाने वाला, लोगों को सिखाने वाला और एक योगदान देने वाला आदमी जो देश के, समाज के, आइडियोलॉजी के, सब चीज़ों के उस पर पकड़ रखता है, वो तिलमिला रहे थे वहाँ पे कि मैं तो बिल्कुल देश के काम ही नहीं आ रहा हूँ। तो उन्होंने ये साम दाम दंड भेद वाला उन्होंने किया था और अंग्रेज़ ये बात जानते थे कि वो साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उनको नहीं छोड़ा। बाकी बहुत पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी, उनको छोड़ दिया काला पानी से। उनको और उनके भाई बाबा राव को नहीं छोड़ा, बिकॉज वो उनकी जो हिस्ट्री थी जो कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेड थी, अब फिर निकल के आ रही हैं और लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो उसके डर से उन्होंने किया था और दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते। और 17 साल की उम्र से उन पे ब्रिटिश ने CID लगाई थी और उनके मरने तक पहले अंग्रेजों ने, फिर हिंदुस्तानी स्वतंत्र हिंदुस्तान की हुकूमतों ने एक ऐसा उन पे वो रखा है कि इसको, तो इतना क्या डर था भाई। वो डर ये था कि वो बैठ के यहाँ पे आपको स्कीम दे देते थे ऐसे कि चल भाई। इतना कन्विंसिंग पावर थी उनकी और उनकी लिखाई से, क्योंकि वो लेखक थे, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उनकी आपने जो पढ़ी है किताब, कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं, शुरू करो सेंटेंस, ख़त्म करने तक दोबारा पढ़ना पड़ता है कई बार। तो वो एक इतने कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही विद्वान आदमी थे, पोएट थे, राइटर थे, आइडियोलॉग थे। तो उनके खुद के अंदर, अकेले के अंदर हर चीज़ की क्षमता थी। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी करते थे। उन्होंने कितनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। पहले मित्र मेला बनाया बचपन में, फिर उन्होंने अभिनव भारत बनाया, फिर इंग्लैंड में जाके फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई, जिन्होंने भारत बाइबलों में रख के बंदूकें भेजी, बॉम्ब मैनुअल्स जो कि उनको लेनिन से मिले थे पेरिस में। लेनिन उस वक्त लंदन में थे तो उनकी मुलाकात होती थी, तो वो उन्होंने यूज़ की। फिर लोगों को चिट्ठियां लिखना, रजवाड़ों को, फौजियों को कि तैयार रहो। तो वो एक और यूरोप में बहुत सीक्रेट सोसाइटीज़ थी। तो ये एक माहौल बन रहा था। इनकी सबकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी, बंगाल वालों की पंजाब से, पंजाब वालों की बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, मद्रास प्रेसिडेंसी से। तो ये एक माहौल बन रहा था जिसमें एक्सचेंज होकर ये मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को हम मार मार के भगा देंगे, ये एक फ़िलॉसफी थी। इनके जाने के बाद और तिलक जी की हेल्थ ख़राब होने के बाद और उनके देहांत के बाद कांग्रेस बिल्कुल एक नरम दल पे आ गई थी और गांधी जी उसके हेड बन गए थे, उनके आइडियोलॉग बन गए थे। अब जब मैंने सावरकर जी को पढ़ा तो मैंने गांधी जी को भी पढ़ा। उनकी करनी और कथनी में कभी फ़र्क नहीं था। गांधी जी की, हाँ, जो कहते थे वो करते थे। और उन्होंने एक पूरे जो देश को गैल्वनाइज किया। गरीब देश था, धोती लेके पहन के लोग घूमते थे, वो लाठी और धोती लेके उनके साथ जो भी चलते थे उनको फीलिंग आती थी कि हम स्वतंत्र। तो उनने जो ये योगदान सबका मिला के जो उसमें डाला, वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पर आपको इस जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी को अलग करना पड़ेगा। गांधी जी नॉन वायलेंस आदमी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए करती थी कि नहीं। तो जब गांधी जी मरे की हत्या हुई थी, उसके बाद कितने ब्राह्मणों को, महाराष्ट्र को उनको मारा गया। 1984 में ऐसा हुआ। खैर ये तो कांग्रेस दूसरी है, वो कांग्रेस दूसरी थी। उसके तो 72 वो इंदिरा जी के समय वो उसमें बदलाव होता है। जी, तब तक वो, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी उनके बारे में जिससे कि लोगों को डर लगता था। और वो हमेशा एक सशस्त्र देश की बात करते थे। और गांधी जी भी और उनके बाद नेहरू जी भी, वो कहते थे हमें तो आर्मी की ज़रूरत नहीं है। तो 1962 में जब हमको चाइना से फटका पड़ा, तब KM करियप्पा जो फील्ड मार्शल थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये देश सावरकर जी की सुनता और सावरकर जी की सशस्त्र फिलॉसफी को फॉलो करता तो आज हमारा ये हाल ना होता। तो काफ़ी उनकी उपलब्धियां हैं। पर ये 1857 का जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बदला, ऐसे देश में जो कि गुलामी में पस्त था जी, और जहाँ पे कुछ इंग्लिश एजुकेटेड लोग ज़्यादा फुटेज ले रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी चाबी दी थी। जी, बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि 1857 के बारे में मैंने शब्द जो प्रयोग किया था वो घटनाएं प्रयोग किया था, क्योंकि मैं अभी सुना मैंने। जी, मैं बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन दिस सब्जेक्ट। तो उसमें मुझे मेरी रिसर्च के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिसके बाद मैं इस शब्द का प्रयोग करने के लिए विवश हूँ। तो चलिए कभी उसके बारे में तो मैं अपने चैनल पे बता ही दूंगा लोगों को। बट अभी हम सावरकर जी के बारे में बात करते हैं। स्वाधीनता के पश्चात भी
कुछ समय तक मुझे लगता है कि ये जो CID वगैरह वाला पॉइंट आपने बताया वो आई थिंक वो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर भी इस प्रकार की चीज़ें रही थी। जो सशस्त्र बात करता था उनके ऊपर था, हिंसावादी होता था, जो शस्त्र उठाता था इनके अगेंस्ट, वो उसके ऊपर बहुत निगरानी रखते थे। बट अब इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि ये चलिए, एक तो गवर्नेंस के रूप में, गवर्नमेंट के रूप में आप ऐसे नज़र रख रहे हो, बट क्या पॉलिटिक्स प्रभावित होती थी? बिकॉज इंदिरा जी का मुझे याद है कि उन्होंने एक स्टैंप निकाली है सावरकर जी की मृत्यु के पश्चात। तो एक व्यक्ति के ऊपर यदि आप स्टैंप निकाल रहे हो, आप आई थिंक ग्रांट भी दिया था, कुछ पैसे भी दान किए थे। सावरकर स्मारक को ग्रांट दिया था, एक ये निकाली थी, और एक नोट लिखा था कि वो वीर थे, वो राइट, वो उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा था, और सिर्फ यही नहीं, राष्ट्र बिल्डिंग में भी उनका। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो वीर शब्द जो जोड़ा गया है सावरकर जी के साथ, वो कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा निकल कर आया है। देखिए, इसको ये एक धनंजय जी थे जो कि पहले सावरकर जी के फैन होते थे। उनको एक बार कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने अटैक भी कर दिया था, तो धनंजय जी ने उनको बचाया भी था, लोगों को कमरे में आने नहीं दिया था। तो उन्होंने ये दिया था। बाद में उनकी और सावरकर जी की पटनी बंद हो गई। अच्छा। तो उन्होंने फिर उसको दूसरा रूप भी दिया। उन्होंने बहुत इनकी बुराई भी की। सावरकर जी बहुत ही कटाक्ष और बहुत ही तीखी जुबान वाले थे, और वो एक्चुअली किसी भी पक्ष के ऊपर बोल देते थे। तो उनकी फिर उसके बाद ये होने लगा, पर वीर उनको माना ही नहीं किसी ने, इंडियन नेशनल पॉलिटिकल रीजंस थे। ये 1945 में पहले बात उठाई थी कि माफ़ी वीर, क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, जब सभी क्विट इंडिया मूवमेंट हुई कि भाई आप क्विट इंडिया करो, हम आपका साथ नहीं देंगे, और अंग्रेज़ बोल रहे थे कि हमारा विश्व युद्ध में साथ दे दो। तो सावरकर जी का ये मानना था कि यार हमारी फ़ौज तो लड़ी रही है, इनसे क्या पूछ रहे हो, हमारी फ़ौज तो दूसरी तरफ से भी लड़ रही है, इंडियन नेशनल आर्मी भी लड़ रही है, आज़ाद हिंद फ़ौज भी लड़ रही है, तो इनसे क्या पूछ रहे? बोले इनको बोल दो ना तुम्हारा साथ देंगे, आज़ादी ले लो, समय बताएगा बंदूक की नली किस तरफ घुमानी है। तो वो अच्छा, जो आपने डायलॉग यूज किया है फिल्म में, दैट इज अ रियल, हाँ, उनकी इंटरप्रिटेशन है उनकी, ठीक है। तो उनका ये मानना था, वो बहुत ही इस मामले में, तो जब वो हुआ तो पूरे देश की पब्लिक को लगा कि सिर्फ कांग्रेस, क्योंकि वो जेल चले गए थे सब, उन्होंने सरेंडर कर दिया था 3 साल। अब कैसी जेल में गए थे वो सबको पता है। नेहरू जी बहुत गुस्सा हो गए थे कि उनको स्टील की प्लेट में खाना दे दिया, उन्होंने फेंक के मारी। फिर अगले दिन उनका टी सेट आया, उनके लिए उनकी 555 सिगरेट, एक बटलर, एक यूरोपियन खाना, गुलाब का बाग, बैडमिंटन कोर्ट, और इनकी जेल थी काला पानी जी। तो वो जो गांधी जी भी आगा खान पैलेस में रहते थे, उनकी बकरी की बिरला हाउस में तो उनकी डेथ हुई थी जी। उस वक्त आगा खान पैलेस में रहते थे, जहाँ पे उनके लिए बकरी की दूध की आइसक्रीम आती थी, बर्थडे बनाए जाते थे, ये सब होता था। तो वो 3 साल उस स्थिति में वहाँ रहे। और सावरकर जी ये मानते थे कि क्रांतिकारियों की जगह जेल में नहीं है, क्योंकि वो खुद रह चुके थे वहाँ पे। इनफैक्ट सुभाष जी भी पुतले जला के और तोड़ के कलकत्ता में अरेस्ट होने की सोच रहे थे। तो जब सावरकर जी ने उनको बोला था, बोला उससे क्या होगा, क्रांतिकारी की जगह जेल में नहीं है, तुम भी कांग्रेस से दुखी हो। बोला ये जापान, रास बिहारी बोस जी से उन्हें सब संपर्क कराया था कि जापान भी विश्व युद्ध में शामिल होने वाला है, तो उनके आधुनिक हथियारों और जर्मनी के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेज़ों पे हमला करो। इधर उन्होंने लोगों को बोला कि आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो, ट्रेनिंग लो, ऑफिसर बनो। बोला हमारे ज़माने में बंदूक किसी के पास मिलती थी तो काला पानी भेज देते थे। बोला आज अंग्रेज स्वयं हमारे हाथों में बंदूक, तोप, टैंक दे रहे, सीखो जाके, अफसर बनो, ट्रेनिंग लो, मैकेनिक बनो, फिर बताएंगे इनको। तो उन्होंने दोनों साइड, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भी बहुत लोगों को भर्ती कराया, प्रेरित किया। तो वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारे लोग सशस्त्र होंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उतने ही अंग्रेज। और ऐसा ही हुआ। 1946 में बॉम्बे डॉक में एक म्यूटनी हुई, जिसके बारे में नेवल म्यूटनी, बहुत कम लोगों, वो बताते नहीं पता किसी को, वो बाहर ही नहीं आती बात। उस नेवल म्यूटनी से, जब वो नेवल म्यूटनी 20,000 लोग इन्वॉल्व थे उसमें, 72 वॉरशिप्स थे,
जो कि साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे थे वापस, उनकी बंदूकें बम्बई की तरफ की गई। बम्बई पुलिस ने उनका साथ दिया, डॉक की पुलिस ने, और इंडियन एयरफोर्स ने उनका साथ दिया, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तब अंग्रेज़ों को रहा, अंग्रेज़ वैसे भी थक गए थे, उनके सारे उनका धन खर्च हो गया था वॉर में। और 1946 और 1939 के बीच में 30 कंट्री को आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो वो जाने, तो जब ये हुआ तब क्लेमेंट एटली जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात कई बारी कहा कि हमारे को बॉम्बे डॉक म्यूटनी और आज़ाद हिंद फौज के खतरे, और जो हमारे खुद के ट्रेंड लोग आदमी थे वो जाके हमारे अगेंस्ट वो कर रहे थे, इसीलिए हमको अभी बातों में नहीं फंसा सकते हमको इनको आज़ादी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। पर उन्होंने हिंदुस्तान का विभाजन किया, अंग्रेज़ों ने किया मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या था कि पाकिस्तान जो एरिया है, अभी पहले एलाइड फोर्सेस थी, उनका बेस था इंडिया, अभी उधर रशिया आ गया था अफगानिस्तान तक, यहाँ पे नेहरू जी भी रशिया की तरफ जा रहे थे, तो उनको मिलिट्री बेस चाहिए था। उधर रंगून चला गया था, तो ढाका बेस बनाया। तो उन्होंने इस तरह स्ट्रेटेजिकली वर्ल्ड उसमें हमको गोली देके कि रेडक्लिफ को भेज रहे हैं, जिसको कुछ पता ही नहीं था, एक लाइन बनाई जिसमें कि वो अपना वो कर ले। स्टालिन कराची में पोर्ट बनवा रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये विभाजन किया। और जिन्ना जी को उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप अड़े रहो। जिन्ना जी नहीं डिस्कस करते थे, बोला हमें तो पाकिस्तान कुछ भी उनको बात करो, बोला नहीं हमें तो चाहिए। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, जो प्रिजनर्स की बात हो रही थी, उसमें गांधी जी, नेहरू जी और सावरकर जी का विषय आया था। तो ये क्लास ए प्रिजनर्स नाम से एक चीज़ होती थी, वो गांधी जी और नेहरू जी को उस श्रेणी में रखा जाता था और उस कारण से उनको वो सुविधाएं दी जाती थी। ये मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ जो इसको थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। नेवल म्यूटनी जो थी वो 1946 में हुई थी, उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार से भारत को ये स्वाधीनता मिली है। सावरकर जी पे मैं वापस आना, सावरकर जी थे डी क्लास, राइट, डेंजरस। सो आप अगर इसको थोड़ा पढ़ना चाहेंगे कि काला पानी में क्या होता था, तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार की यातनाएं जो थी उन कैदियों को दी जाती थी वहाँ पर। चलिए हम थोड़ा विषय पर फिर से चलते हैं। मेरा एक प्रश्न इस पे ये रहेगा कि स्वाधीनता के पश्चात भी एक इंसिडेंट बताते हैं, मेरे सुनने में आया है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं फिर से आपको बता दूं कि सावरकर जी को स्वाधीन भारत में भी एक बार जेल में डाला गया। पहली बात तो महात्मा गांधी असैसिनेशन केस में उनको फॉल्सली अक्यूज करके डाला। 1 साल वो लाल किला में रहे, जेल में। अच्छा। क्योंकि 3 पार्टियां थी हमारे देश में, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेन जो नेशनल पार्टियां थी। मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान चले गए, लाखों हिंदू पाकिस्तान से यहाँ पे आए, सब ने वो दर्दनाक पार्टीशन देखा, 20 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, 1-2 मिलियन लोग मरे। तो अभी लोगों का वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर ये हुआ था उसमें विश्वास हट गया था। गांधी जी पे 3 बार हमला हुआ। गांधी जी कह रहे थे कि कांग्रेस को डिसॉल्व करो, ये स्वतंत्रता के लिए बनी थी, अभी क्या, तुम क्यों सत्ता संभाल रहे हो, हमारा स्वराज तो गांव का स्वराज है, गांव वालों को दो, तुम इंग्लिश एजुकेटेड लोग, तो देश को तुमने ले लिया, इनहेरिट कर लिया। तो उसके कारण तो उन पर 3 बार हमला हुआ, सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। और जब फाइनली उनकी असैसिनेशन हुई तो उसके बाद पहला डिक्टेट आया कि, क्योंकि हिंदू महासभा से गोडसे जी का भी वो था, नाता था, हालांकि जब तक वो दल अलग बना चुके थे, आपटे गोडसे दल अलग बना चुके थे, तो उनके ऊपर भी ये हुआ। तो उनको पहला चिट्ठी आया कि सावरकर जी को बिना जुडिशियल प्रूफ के अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा। फिर एक मीटिंग हुई, पार्लियामेंट्री मीटिंग टाइप, उसके बाद आया कि सावरकर जी के पास एविडेंस के अगेंस्ट जुडिशियल एविडेंस हो या ना हो, इनकी हिस्ट्री और आइडियोलॉजी कहती है कि ये इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा। तो भाई सकने के बेस पे और पूरे केस में उनके ऊपर कनेक्शन नहीं पड़ना पाए। पर इससे हुआ क्या, इससे हिंदू महासभा विलन बन गई, बापू को हिंदू ने मारा है, हिंदू फीलिंग्स बट गई, एक गिल्ट में चले गए। तो सावरकर जी बिल्कुल अकेले रह गए और हिंदू महासभा खत्म हो गई। 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलमोस्ट अनअपोज्ड जीत गई। वो जो उनके साथ किया, वो जो उनके साथ उन पे जो लालचना लगाई, वो फिर बहुत ही उनको भी बहुत बुरा लगा और
पूरे देश से वो कट गए, अकेले पड़ गए, बहुत अकेले पड़ गए। और फिर जब आयरॉनिकली जब उन्होंने आमरण अनशन किया, समाधि ली और फाइनली अपने प्राण त्यागे, तो आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया पर कोई नहीं मरा। राइट। ये बहुत बड़ी आयरनी इस पूरे प्रकरण को मैं मानता हूँ कि जिन्होंने एक प्रकार से हिंसा को अपना स्वाधीनता का मिशन बनाया था, वो एक समाधि लेकर उन्होंने अपनी देह त्यागी। और गांधी जी अहिंसा वाले थे, वो गोली से मरे। और जो हिंसावादी थे उन्होंने आमरण अनशन किया। तो ये आयरनी है हमारी जिसकी। और दोनों गांधी जी और सावरकर जी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी ने उनका लास्ट बेल पिटीशन, गांधी जी ने एडवाइस किया था कि इतनी लंबी लंबी चिट्ठियां मत लिखो, फैक्ट स्टेट करो, एग्जाम्पल स्टेट करो और आगे बढ़ो। तभी उनकी वो याचिका स्वीकार हुई थी। उनकी 3 बार मुलाकात भी हुई थी। दोनों एक ही चीज़ चाहते थे, अखंड स्वतंत्र भारत। दोनों के रास्ते अलग थे। गांधी जी सोचते थे कि राम राज्य त्याग और उपवास से मिलेगा, और सावरकर जी सोचते थे रावण का वध करके, कि रावण का वध करके मिलेगा। आई थिंक आपने जो आपकी फिल्म का नया ट्रेलर आया है उसमें इस प्रकार का मैंने डायलॉग देखा है। जी। तो उनकी ये आइडियोलॉजी थी। उसके बाद 2-3 बार मिले वो गांधी जी उनसे। गांधी जी चाहते थे कि वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए, पर उनके निकलते ही वो पहले 5 साल की उन पर रिस्ट्रिक्शंस थी कि राजनीतिक, धार्मिक और क्रांतिकारी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। 5 साल की फिर और बढ़ाई, 6 साल की फिर और बढ़ाई। तो ऐसे ऐसे करके उनको 27 साल उनको किसी भी चीज़ से रोक के अकेला करके रखा अंग्रेज़ों ने। तो कौन सी, तुम माफ़ क्यों नहीं किया भाई? तो चलिए अंतिम पॉइंट्स पे चलते हैं। मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये डिस्कस करना चाहिए कि जो सावरकर जी का हिंदुत्व था और आज जिस हिंदुत्व को हम देखते हैं अमंग्स द यूथ ऑल्सो, उसमें क्या अंतर है, और क्या आप इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में, जो कि मेरे हिसाब से जितना मैंने हिंदुत्व को पढ़ा है वो बेसिकली ये है कि यदि भारत में या भारत देश में बहुसंख्यक हिंदू रह रहा है तो भी क्या वो अपनी दम पर सत्ता प्राप्ति नहीं कर सकता? दूसरी तरफ जैसे कि हमारे पुराणों में भी, जैसा आपने सावरकर जी का बताया कि पुराणों में भी यही लिखा है, आई थिंक विष्णु पुराण का ये कोट है कि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत इंदु सागर जो है भूमि, तो हिमालय का ही आता है और इंदु का पीछे न दू, तो इससे हिंदू बन जाता है। ये पुराणों में मैंने, पुराणों में है। और बाद में जाके ये इंडस रिवर जो है, राइट, सिंधु रिवर जो है, सिंधु से लेकर समुद्र उसके उस तरफ वाले पर्शियन, अरेबियन लोग स को ह बोलते हैं उनका, तो वो सिंधु से हिंदू हो गया। और मैं भी बोल रहा हूँ, मैं 90s में गया था शायद ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे भी जो बुजुर्ग लोग होते थे वो हमको हिंदी बोलते, हिंदी, ओके, ऐसे बुलाते थे। इराक, लिबिया में मेरे फादर थे, वहाँ भी उनको अंता हिंदी, इंडियन नहीं बोलते थे वो, राइट, हिंदी बोलते थे। तो चाहे भारत का मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों को हिंदू ही बुलाया जाता है। सावरकर जी ने यही कहा था ना कि हिंदुत्व, आप आज के रेलेवेंस में आता हूँ, सावरकर जी का हिंदुत्व ये था कि सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इसको अपनी पुण्य भूमि, अपने पूर्वजों की ज़मीन, मातृभूमि, यहाँ की खान पान, वेशभूषा, त्योहारों को अपना माने, वो हिंदू है जी। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है जियोग्राफिकली। पर उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से पैन इस्लामिक इन्वेजन का एक वो था, धर्म के नाम पे हमले का वो था, क्योंकि खिलाफत के बाद तो उन्होंने ये लास्ट एक क्लॉज डाला कि उनकी पुण्य भूमि भी होगी, कर्म भूमि, हाँ, कर्म भूमि भी होगी। क्योंकि अगर वो वहाँ से धर्म के नाम पे अटैक हुआ तो ब्रिटिश फौज के जो मोहम्मदन वहाँ पे मैक्सिमम फौजी थे वो धर्म के लिए लड़ेंगे या देश के लिए लड़ेंगे। तो उन्हें ये आइडियोलॉजी इस तरीके से बनाई कि देश धर्म से ऊपर होता है। ये उस वक्त की उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटिंग के लिए ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जो कि पूरे देश को जोड़ती, धर्म और समुदाय और जात के ऊपर। मेरा इसमें ना, हाँ बोलिए। जी, मैं बेसिकली इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, बिकॉज
जिस कालखंड में इस आइडियोलॉजी का हम जन्म मानते हैं, उससे कुछ समय पहले ही जो जैसे हम 19वीं और 20वीं सदी की बात करते हैं तो यूरोप में यहूदियों का बहुत संहार हुआ है उस समय, जी, पूरे यूरोप में ही अन्य अलग अलग कारणों से। तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, बट उससे पहले भी लगभग 100 सालों तक उनका संहार हुआ है। तो 1890s में एक और आइडियोलॉजी ने जन्म लिया था जिसको बोला जाता है ज़ायनिज़्म। ये यहूदियों के लिए है। बेसिकली यहूदी क्या थे कि दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे। तो एक अलग आइडियोलॉजी जन्म लेती है कि हमें जो आज का इजराइल है वहाँ पर जाकर बसना है, राइट, और उसको एक देश के रूप में बनाना है, क्योंकि वो पुराना इजराइल वहीं पर था। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, बिकॉज मेरा सावरकर जी पर बहुत अधिक अध्ययन नहीं है। जी जी, बताइए। तो क्या आपको लगता है कि इस आइडियोलॉजी से कुछ इन्फ्लुएंस उनके भीतर आया था हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लिए? नहीं, इससे नहीं आया था जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। उनका आया था एक मात्सिनी और जेरबाल्डी नाम के दो क्रांतिकारी होते थे इटली में। तो मात्सिनी साहब ने को भी देश से बाहर जाना पड़ा, उनको वनवास हो गया था, जो भी आप बोलें, और उन्होंने बाहर से ऐसी आइडियोलॉजी बना के पूरी इटली को एक करके स्वतंत्रता ली थी। सावरकर जी का भी मात्सिनी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ज़ायनिज़्म से नहीं था। और आज के हिंदुत्व की अगर बात करें तो आज का हिंदुत्व, एक तो हमको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। अखंड भारत जो सावरकर जी का था वो ऑलरेडी खंड उसके हो चुके हैं, अंश हो चुके, टुकड़े हो चुके हैं। तो अभी हमारा अखंड भारत ये है। एक तो ज्योग्राफिकली हम चेंज हो गए, सिंधु असिंधु सिंधु पर्यंत तो बदल ही गया, क्योंकि सिंधु तो दूसरे देश में चली गई, राइट, ठीक है, वो चीज़ बदल हो गई। एक हम स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे। अभी आज का जो हिंदुत्व है वो है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड लाना, उसको डिस्कवर करना, जो कि एक वेस्टर्न माइंडसेट हमारे ऊपर आ गया है। तो हमारे जैसे आपने इतना पुराण वगैरह पढ़ी, वो उनकी तरफ जाना, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज है जो आज अभी हमारे पास नहीं पहुंचती है। वो कैसे, पर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, राइट। हाँ, तो उसको यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो वो यूज़र फ्रेंडली उसको करने का अगर कोई कर ले तो मेरे ख्याल से ये बात और लोगों तक अपने प्राइड की बात आ जाएगी। दूसरा, सावरकर जी भी देश को धर्म से ऊपर मानते थे। आज भी आप अगर हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं तो हिंदुत्व में सावरकर जी ये कहते थे कि हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, बिल्कुल, एक रहने का तरीका है। बिल्कुल, हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, और सनातन धर्म भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। इसमें आर्य समाजी है, राइट, लिंगायत है, बिल्कुल, वो तो कहते थे सिख भी हैं। हाँ, आजकल सिख नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, उनका। तो ये उनका वो था कि इसको मॉडल अप मत करो, इसको रिलीजन से जोड़ो ही मत। आज भी अगर आपको धर्म और देश के बीच में चूज करना पड़े, आपको देश चूज करना चाहिए। वो मीनिंग आज भी सही है। बिल्कुल। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरा एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा आई है जब भी मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। तो जैसे कि मैंने आपकी कई फिल्में देखी हैं, आई थिंक ये लाल रंग राइट, और एक हाईवे थी, राइट। सो इसमें मैं जितनी भी फिल्में आपकी देखता हूँ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग होता है। जैसे कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं हरियाणा के, तो उसमें एक अलग भाषा है जिसको हम खड़ी बोली बोलते हैं, अड़े कड़े, है ना, राइट। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया हाईवे में, वो गुजरी है, राइट। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं पर्टिकुलर उसी क्षेत्र से आता हूँ। कहा कर रहा है, हाँ, राइट, कहा कर रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बिकॉज मैं जब रोहतक साइड की भाषा का प्रयोग करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। एक्चुअली ना, ये वो हरियाणवी से गुजर भाषा जो एनसीआर में है वो बोलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हाँ, हरियाणवी से पंजाबी बोलना आसान था, क्योंकि वो इतनी मिलती जुलती है, उसका छोटे छोटे अंतर करना मुश्किल हो जाता है। पर इसमें भी मैंने ऐसे ही किया। हालांकि मैं चाहता था, सावरकर की एक इशू ये भी था कि वो मराठी में ज़्यादा लिखते थे, मराठी में, तो मराठी के लोगों में उनका ज़्यादा प्रचार हुआ। तो मैं चाहता था कि मैं इसको हिंदी में बनाऊं और ऐसी लैंग्वेज में बनाऊं जो कि लोग समझें, तो वो मैंने इसमें प्रयोग किया। पर ये सारी बातें इतिहास की बातें हैं जो हम कर रहे हैं, वो एक तरफ हैं ब्रदर। हाँ।
मैंने फिल्म बनाई है और एक रोमांचक लार्जर देन लाइफ थ्रिलर एंटरटेनिंग पिक्चर बनाई है कि आपके रोंगटे भी खड़े होंगे, आपके अंदर वो भाव भी आएगा, और एक बड़ा साउंड वाउंड कैमरा वैमरा, एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है ब्रदर। मैं ये नहीं चाहता कि दर्शक ये समझने लग जाए कि इतिहास का एक पन्ना पढ़ाऊंगा, मैं उनको पन्ना दिखाऊंगा, बहुत डीपली दिखाऊंगा, पर वो एंगेजिंग वे में दिखाऊंगा। तो इसके फिल्म अपने आप है, फिर आप फिल्म देखिए और बाद में आप खुद घर जाके डिसाइड कीजिए कि वो वीर थे कि नहीं। वो बेसिकली लग भी नहीं रहा है कि आप बेसिकली इतिहास पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा ही लग रहा है कि आपने एक एंगेजिंग फिल्म बनाई है, जो कि एक जिसमें आप जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो अंग्रेजों का कलेजा चीर दें, कलेजा फाड़ के खा जाए। तो ये सावरकर जी की लाइन है। अरे वाह, तो सावरकर जी की लाइन है, उनकी गांधी जी तो से आपका लेखन तो फिर बहुत आसान हो गया। बहुत आसान हो गया। मैंने तो 90% बातें वही लिखी हैं जो एक्चुअली में की थी। अभी उनको सीन के हिसाब से और स्क्रीन प्ले के हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है। ओके। पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो उन्होंने किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर ने कि वो उनकी कभी सोच ही ना रही हो, ऐसा कभी नहीं है। अच्छा, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे यही रहेगा कि ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, कभी वेट घटा लिया, वेट बढ़ा लिया, कुछ लोग, मैं पता नहीं कितना सही कंपैरिजन है ये, बट कुछ लोग बोलते हैं आप भारत के क्रिश्चियन बेल हैं, तो आप कैसा समझते हैं इस बात? मैं इस बार इसमें गर्व करता हूँ क्योंकि मैं क्रिश्चियन बेल का फ़ैन हूँ। क्रिश्चियन बेल बहुत ही उम्दा एक्टर हैं और मैं उनकी हमेशा सारी पिक्चरें देखता हूँ, और उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है जो कि मैं भी मानता हूँ शायद मेरे में है, उसको मैं उभारने की कोशिश करता हूँ। पर वो एक ऐसे सिनेमा में काम करते हैं जहाँ पे वो करना आसान होता है, एक माहौल ऐसा मिलता है। यहाँ पे मैं उस माहौल के साथ झगड़ ही रहा हूँ इतने साल से, पर शायद जितना मैं काम करता जा रहा हूँ उतना वो लोग उसको समझ पा रहे हैं और उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि कितना लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट बनता है। तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, पर देखिए माहौल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म। बहुत अच्छा काम किया है आपने। हमारे जैसे लोग तो चाहते थे हमेशा से कि इस सब्जेक्ट पर फिल्म बने, आपने बनाई है, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में बस एक सजेशन और दूंगा कि ऐसी फिल्में बनाते रहिए। एक गोकुला जाट नाम से एक पात्र आते हैं, अच्छा, हमारे इसी क्षेत्र से जी, उन पर आप पढ़िए, थोड़ा आपको लगे बनानी चाहिए फिल्म, वो एक सजेशन है। बिल्कुल। एक तो ये ऐसी पिक्चरें बनाना बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत ही परिश्रम, और आदमी के तोते उड़ जाते हैं। फिर तो अभी दोबारा ये इतना बड़ी लाठी कब लेनी है वो समय में देखेंगे, पर अभी तो मेरे को इसी फिल्म से बिल्कुल वो लोगों तक जब ये पहुंचेगी, उसके बाद अभी मैं महसूस करने लगा हूँ कितने सारे लोग इस फिल्म को देखेंगे, तो वो सब हो जाए, कुछ अभिनेता की तौर पे कुछ फिल्में करें जमाई राजा की तरह, फिर आएंगे गधा मजूरी पे फिर। जी, चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फिल्म आने वाली है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि पूरा देश इस फिल्म को देखे। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।